तो टैक्सोनॉमी में आपने आपको बताया था कि इसमें आपके क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशंस में आपने कल पढ़ा था बेंथम एंड हुकर, जो आपको बताया था सबसे इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन है, आपके प्रैक्टिकल के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे ही हम आपको प्रैक्टिकल की फाइल बनाने के लिए आपको देंगे कि आपको फाइल बनानी है, तो आपको इस वाले क्लासिफिकेशन को तैयार करना है। फिर बात लीनियस, उससे पहले लीनियस का क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल कहलाता है, और ऐसे आर्टिफिशियल है नहीं क्योंकि वो भी फ्लावर के करेक्टर पे ही बेस्ड है, उसमें एंड्रोशियम को उन्होंने ज्यादातर बेस किया है, जबकि बेंथम एंड हुकर ने गायनेशियम को बेस किया। अब आज हम लोग पढ़ेंगे इसी में आगे जो क्लासिफिकेशन है वो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन डिस्कस किया था कल भी हम लोगों ने। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में आप जानते हैं ये क्लासिफिकेशन इवोल्यूशन पे, ओरिजिन ऑफ प्लांट पे बेस्ड है। कल जब बात की थी हम लोगों ने तो ये कहा था कि जो बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन है उसकी डिमेरिट पढ़ी थी, डिमेरिट्स पढ़ी थी, तो वो एक तो बहुत कम थी डिमेरिट्स, जो थी वो भी लॉजिकल नहीं थी, क्योंकि उसमें आपने देखा था कि डार्विन के पहले वो दिया गया था क्लासिफिकेशन, डार्विन के बाद आपने ये थ्योरी देखी है इवोल्यूशन की थ्योरी, डार्विन के समय से आई आपको मालूम है। तो डार्विन से पहले अगर वो क्लासिफिकेशन बनाया गया है तो उसमें उस थ्योरी को इंक्लूड नहीं किया जा सकता था, तो इसीलिए वो जस्टिफाइड है वो क्लासिफिकेशन, और वही आपको तैयार करना है। तो आज फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे। तो इसमें मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मेघना, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मैम। तो ये क्लासिफिकेशन कल आपको हम समझाना शुरू किया था, पर समय नहीं था, आपसे भी बात करना चाह रहे थे हम, तो इसको फिर हमने रोक दिया था। ये हचिंगसन का क्लासिफिकेशन है। जैसे फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन भी कई सारे हैं, पर उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो क्लासिफिकेशन है वो हचिंगसन का है। तो हचिंगसन जो है इन्होंने फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया था, जिससे काफी वैलिड माना जाता है, और वो बिल्कुल बेंथम हुकर के पैरेलल चलता है। बेंथम हुकर को जितनी इम्पोर्टेंस दी जाती है नेचुरल क्लासिफिकेशन में, उतनी ही इम्पोर्टेंस दी जाती है हचिंगसन को फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के लिए। तो अब हम शुरू कर रहे हैं, तो आप लोग चाहे तो अपना माइक ऑफ कर लीजिए, और अगर कंटिन्यू करना चाहे तो कंटिन्यू करें, बस याद रखिए, थोड़ा सा ख्याल रखिए कि शोर ना हो। तो हचिंगसन ने जो क्लासिफिकेशन दिया था, इन्होंने ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स लिए थे, फ्लावरिंग प्लांट्स, उनको दो तरीके से डिवाइड किया था। देखिए, डाइकोटिलेडन्स, मोनोकोटिलेडन्स, ये तो बार बार आप जानते हैं क्या है, ये आप जानते हैं डाइकॉट मोनोकॉट में क्या डिफरेंस है। इसके बाद आप देख रहे हैं डिवीजन में लिग्नोसी, हर्वेसी। लिग्नोसी वुडी प्लांट होते हैं, आपको कल बताया था ट्रीज होते हैं। हर्वेशियस प्लांट वो होते हैं, हर्वेशी में आते हैं, जो हर्वेशियस होते हैं, ग्रासेस होती हैं, तो ये ज्यादातर पेरिनियल होते हैं लिग्नोसी, और हर्वेशियस प्लांट जो होते हैं ये एनुअल होते हैं या सीजनल होते हैं। तो ये इन्होंने एक ब्रॉड डिवीजन दिया था, बहुत ही बड़ा अलग अलग डिवीजन दिया था। अगर देखा जाए तो लिग्नोसी में बहुत वैरायटी ऑफ प्लांट आएंगे, इसमें छोटे प्लांट भी होंगे, बड़े भी होंगे, ट्रीज सभी साइज के ट्रीज आएंगे, साथ में श्रब्स भी आएंगे, क्योंकि श्रब्स भी वुडी हैबिट के होते हैं और पेरिनियल होते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं मोनोकॉट में करोली फेरी, कल ये आपको दिखा रहे थे तो ये गलत था, ये है करोली फेरी, फिर कैल्सी फेरी और ग्लूमी फेरी। अब यहाँ पे भी आप देख रहे हैं करोली फेरी में डिस्टिंक्ट कैलिक्स एंड करोला, करोला और कैलिक्स अलग अलग दिखाई देते हैं, उनके साइज, उनके कलर, उनके शेप अलग अलग होते हैं, उनका एस्टिवेशन। अब एस्टिवेशन एक नया टर्म है जो आपको टर्मिनोलॉजी में बताएंगे। एस्टिवेशन कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स, तो इनका एस्टिवेशन भी अलग अलग डिस्टिंक्ट होता है। फिर आप देख रहे हैं कैल्सीफेरी में कैलिक्स एंड करोला ऑलमोस्ट सिमिलर, एक से दिखाई देते हैं,
उनमें कलर डिफरेंशिएशन भी नहीं होता है, उनमें शेप एंड साइज का डिफरेंशिएशन भी नहीं होता है। कई बार कंफ्यूजन होता है कि ये करोला है कि कैलिक्स है। तो ये हो गए कैल्सीफेरी। फिर ग्लूमीफेरी में आप देख रहे हैं पेरियंथ रिड्यूस्ड रिप्रेजेंटेड बाय लॉडिक्यूल्स। अब इसमें सीधे हमने पेरियंथ की बात की है। पेरियंथ क्या है ये भी आपको जानना टर्मिनोलॉजी में। कैलिक्स एंड करोला जब रिड्यूस कर जाते हैं तो उन्हें पेरियंथ कहते हैं। कैलिक्स एंड करोला का रिड्यूस फॉर्म है पेरियंथ। पेरियंथ की बात करें तो आप जब पोएसी फैमिली पढ़ेंगे, पोएसी फैमिली है गेहूं की, चावल की, तो गेहूं चावल के फ्लावर को जब आप देखेंगे तो वहां हमें कैलिक्स भी नहीं दिखाई देता है, करोला भी नहीं दिखाई देता है, बल्कि वहां पे पेरियंथ दिखाई देते हैं। और पेरियंथ भी जब ज्यादा रिड्यूस कर जाते हैं तो उन्हें कहते हैं लॉडिक्यूल्स। ये दो शब्द आप देख रहे हैं, एक है पेरियंथ और एक है लॉडिक्यूल। तो पहले तो कैलिक्स एंड करोला रिड्यूस करके पेरियंथ बनाते हैं, और जब पेरियंथ रिड्यूस हो जाता है तो वो लॉडिक्यूल्स बना जाता है। तो ये इतना ज्यादा रिडक्शन हो जाता है। और ज्यादातर टैक्सोनॉमिस्ट है उनका मानना है जितना ज्यादा रिडक्शन हो रहा है फ्लावर में उतना वो एडवांस फ्लावर है। तो यहाँ पे मोनोकॉट एडवांस है। बेंथम हुकर ने भी मोनोकॉट को एडवांस कहा था। तो ये आप एक सी ब्रीफिंग देख रहे हैं, क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। ये देखिए हचिंगसन है। फिर हचिंगसन के बारे में देखें, जैसे आपने पढ़ा था बेंथम एंड हुकर दोनों रॉयल बॉटिक गार्डन क्यू में काम करते थे, वैसे जॉन हचिंगसन भी ब्रिटिश बॉटनिस्ट थे और ये भी रॉयल बॉटिक गार्डन क्यू इंग्लैंड में काम किया करते थे। देख रहे हैं आप यहाँ पे लिखा हुआ है। और he developed and proposed his system based on Bentham and Hooker and also the Vesey। वेसी ने भी एक नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया था, ये आपके कोर्स में नहीं है, तो ये आपने जाना नहीं है, इसको आपको पढ़ना भी नहीं है। तो बेंथम हुकर के पैरेलल एक क्लासिफिकेशन दिया गया था वेसी का, ये भी नेचुरल क्लासिफिकेशन था। तो जो हचिंगसन का क्लासिफिकेशन है उन्होंने बेस लिया था बेंथम एंड हुकर को और वेसी। His phylogenetic system first appeared as the families of flowering plants in 2 volumes। जो इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था तो उनकी बुक का नाम था, उस पेपर का नाम था द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, और इसके 2 वॉल्यूम थे। अब जो 2 वॉल्यूम थे वो क्या क्या थे, एक डाइकॉट पे था जिसका पब्लिकेशन है 1926, और दूसरा जो वॉल्यूम था सेकेंड वॉल्यूम वो मोनोकॉट पे था, उसका पब्लिकेशन है 1934। इस तरह से इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था। और इसका जो फाइनल रिवीजन हुआ था वो हुआ है 1972 में, इनकी डेथ के बाद। तो इन्होंने बहुत ग्रेट वर्क किया है क्योंकि इन्होंने फाइलोजेनी को, जेनेटिक्स को, इवोल्यूशन को, सबको शामिल किया था क्लासिफिकेशन में। अब इनके क्लासिफिकेशन की मेरिट्स क्या है, हर चीज में कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं। तो इनके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आप देख रहे हैं, इट इज मोस्ट फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट। इन्होंने क्योंकि बेंथम हुकर को बेस किया था और उन्हीं के साथ काम कर रहे थे क्यू गार्डन में, रॉयल बॉटनिक गार्डन में, तो इन्होंने ज्यादातर अपनी सराउंडिंग में ज्यादातर प्लांट वहां ग्रो कर रहे थे, जो सराउंडिंग में नेचुरल एनवायरनमेंट में उन्हीं प्लांट्स को लेकर के उनका फाइलोजेनेटिक सिस्टम बनाया था। फिर ये जो सिस्टम है ये इवोल्यूशनरी टेंडेंसीज एंड इंटर रिलेशनशिप अमंग एंजियोस्पर्मिक प्लांट। इवोल्यूशनरी टेंडेंसी तो फाइलोजेनेटिक हो गई, और इंटर रिलेशनशिप मीन्स एक फैमिली से दूसरी फैमिली के क्या क्या कनेक्टिव कैरेक्टर्स है। आपने देखा है जब कोई चीज इवॉल्व होती है तो बीच में आप देखते हैं कुछ ऐसे कैरेक्टर्स पाए जाते हैं ड्यूरिंग द एवोल्यूशन कि वो कैरेक्टर पीछे वाले फैमिली से भी रिजेंबल करते हैं और आगे वाली फैमिली से भी रिजेंबल करते हैं। जैसे आपने जब ज़ूलॉजी में पढ़ा है तो आपने आर्कियोप्टेरिस के बारे में पढ़ा है। आर्कियोप्टेरिस क्या थी, बर्ड थी, चिड़िया थी, पर उसके दांत हुआ करते थे। दांत हुआ करते थे तो टीथ जो थे वो किसके कैरेक्टर थे, स्नेक के।
तो ये मालूम पड़ रहा था कि वो स्नेक से इवॉल्व होकर के एवीज बने हैं या स्नेक से इवॉल्व होकर के चिड़िया बनी है। तो इस तरह के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो इंटरमीडिएट लिंक्ड होते हैं, एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, उनको कड़ी भी कहते हैं, एक दूसरे को जोड़ने वाली कड़ी। तो ये सारे कैरेक्टर्स को भी इन्होंने इसमें लिया था। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं मैग्नोलियस रिप्रेजेंटिंग arborescent plant and Reynolds representing herbaceous plant which shows parallel evolution. मैग्नोलियस प्लांट जो होते हैं इसमें आप देखेंगे कि इसमें ट्रीज तो पाए जाते हैं, ट्रीज के साथ साथ श्रब्स पाए जाते हैं और बेल जिसे कहते हैं बेलें पाई जाती हैं। तो ये आर्बोसेंट एंड रेनेल्स जो होता है, रेनेल्स आपको बताया था सबसे पुराना प्लांट है आज तक की लिविंग, उसमें सबसे पुराना जो फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, वो रेनेल्स है। तो ये दोनों का ये कह रहे हैं इनका एवोल्यूशन और इसका एवोल्यूशन एकदम पैरेलल हुआ है, एक साथ हुआ है। जैसे ज्यादातर मानते हैं कि मैग्नोलियस जो है वो एडवांस है और रेनेल्स जो है वो प्रिमिटिव है। तो प्रिमिटिव जो है उसका डेवलपमेंट पहले हुआ होगा, एडवांस का एवोल्यूशन बाद में हुआ होगा। पर इन्होंने बताया कि नहीं, ये और रेनेल्स दोनों एक साथ पैरेलल एक ही पॉइंट से इवॉल्व हुए। तो ऐसा भी होता है कि कई बार बाइफर्केशन हो जाता है, एक ही पॉइंट से बहुत सारी चीजें इवॉल्व होती हैं, ये इनका कहना था। और ये किस पे बेस्ड है? फाइलोजेनेटिक कंडीशंस पे। फिर आप देख रहे हैं several big orders have been broken into small orders like rosales, parietes, malvaes, leguminales. अब आपने बेंथम हुकर में जब पढ़ा था तो आपने रोजेल्स नहीं पढ़ा था, यहाँ पे आप वहां पढ़ते हैं आप रोजेसी फैमिली में डिस्क्रिप्शन देखते हैं रोज का। पैराइटेल्स का आप डिस्क्रिप्शन देखते हैं जब आप क्रूसीफेरी पढ़ते हैं, सरसों की फैमिली पढ़ते हैं। मालवेल्स की आप देखते हैं जब मालवेसी फैमिली पढ़ते हैं, गुड़हल की फैमिली। और लेग्यूमिनेस जब आप पढ़ते हैं तो आप पी फैमिली देखते हैं, लेग्यूमिनेसी फैमिली देखते हैं। पर इन्होंने क्या किया है, इनको भी ऑर्डर्स में तोड़ दिया है, मतलब फैमिली से पहले ही इन्होंने ब्रेक कर दिया है। तो ब्रेक करने से इनको ऑर्डर्स बहुत सारे मिल गए, जबकि बेंथम हुकर में ऑर्डर्स आपको कम मिलेंगे। तो ज्यादा ऑर्डर मिलने का मतलब है कि ऑर्डर के पास से जो हमारा तीसरा स्टेप था वहीं से बाइफर्केशन, वहीं से करेक्टर डिफरेंशिएशन दिखाई देने लगा था, ये इन्होंने कहा। फिर many families have been raised to a rank of orders. Leguminaceae family raised to order Leguminales. ये तो वही वाली बात है जो ऊपर कही है, पहले खाली हम Leguminaceae फैमिली को पढ़ते थे और अब यहाँ पे हम ऑर्डर भी है Leguminales। तो इस तरह से रीशफलिंग ऑफ जेनरा एंड फैमिली, मतलब इन्होंने पोजीशंस बदल दी है। बेंथम हुकर ने जो पोजीशंस दी थी उस पोजीशन को इन्होंने बदल दिया है। क्यों बदला है कि वो जो फैमिलीज उन्होंने एक सिस्टमैटिक मैनर में दी थी, इनको लगा कि उसका इवोल्यूशन नहीं उस तरह से हुआ है जैसे उन्होंने दिया है, तो खाली उन्होंने उनके प्लेस बदल दिए हैं, स्थान बदल दिया गया है। फिर ओरिजिन ऑफ मोनोकॉट फ्रॉम डाइकॉट एंड प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट डाइकॉट एंड देन मोनोकॉट फैमिली इज करेक्ट इन ऑल रेस्पेक्ट। तो ये तो बेंथम हुकर ने भी किया था कि मोनोकॉट को उन्होंने कहा था ज्यादा इवॉल्व है, डाइकॉट प्रिमिटिव है। जबकि फ्लावर को जब हम देखते हैं तो उसमें इतनी वैरायटी है, इतने ज्यादा डाइकॉट में फ्लावर मिलते हैं, तो हमें लगता है डाइकॉट इवॉल्व है, पर डाइकॉट नहीं इवॉल्व है बल्कि मोनोकॉट है। ये बेंथम हुकर ने भी कहा था और उन्होंने यही कहा था रिडक्शन ऑफ कैरेक्टर्स जो है वो एडवांसमेंट या डेवलपमेंट शो करते हैं। फिर प्लेसिंग ऑफ जिम्नोस्पर्म बिफोर एंजियोस्पर्म इन द फ्लावरिंग प्लांट, जो लास्ट वाला पॉइंट आप अभी देख रहे हैं, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही सबसे बड़ा ब्लंडर था बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन में। बेंथम एंड हुकर ने क्या किया था कि एंजियोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में जब डिवाइड किया उन्होंने डाइकॉट और मोनोकॉट, तो डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच में उन्होंने जिम्नोस्पर्म को रख दिया था, जो एकदम इनकरेक्ट था, गलत था, और इन्होंने उसको सही जगह पे रखा। इन्होंने
एंजियोस्पर्म से पहले जिम्नोस्पर्म को रखा है, और ये यूनिवर्सल आज भी माना जाता है, ये वाला जो इनका रिप्रेजेंटेशन है इसमें। अब डिमेरिट्स देखिए, डिमेरिट्स कम है इसकी। अगर हम फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें बहुत कम मिलती हैं गलतियां, बहुत कम डिमेरिट्स हैं। अब देखिए इसमें हिज सिस्टम क्लासिफाई द प्लांट बेस्ड ऑन देयर इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मार्फोलॉजी। इंक्रीजिंग माने बढ़ते हुए क्रम में, जैसे आप कॉम्प्लेक्स माने बहुत ज्यादा, कॉम्प्लेक्स माने जब कोई चीज बहुत कॉम्प्लेक्स माने क्या होगा, ये जैसे बहुत सारे कैरेक्टर का मिक्सचर, बहुत सारे कैरेक्टर एक जगह दिखाई देंगे तो उसे कॉम्प्लेक्स कहेंगे। तो मार्फोलॉजिकल इन्होंने कैरेक्टर लिया है, देखिए एक्सटर्नली इन्होंने मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर लिया है और इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्स ऑर्डर्स में लिया है इन्होंने। तो ये इनकी एक डिमेरिट है, जबकि बेंथम हुकर ने ऐसा नहीं किया था। उन्होंने मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर लिए थे, पर सिंपलर कैरेक्टर पहले लिए थे और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर बाद में लिए थे। तो ये एक इनकी डिमेरिट है। दूसरा है डाइकॉट आर क्लासिफाइड इनटू टू मेन ग्रुप बेस्ड ऑन वुडी एंड हर्बेशियस एवोल्यूशन। उन्होंने सीधे सीधे डाइकॉट प्लांट को सिर्फ दो क्लासेस में डिवाइड किया है, दो मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक लिग्नोसी जिन्हें वुडी प्लांट कहते हैं, दूसरा हर्बेशियस जो हर्ब प्लांट है। तो ये इन्होंने बहुत मतलब दूर दूर रखा है इन्होंने। उसके बीच में भी बहुत सारी चीजें हो सकती थी, पर इन्होंने इनको बहुत बड़ा ग्रुप बना दिया है। तो ये कई बार जस्टिफाइड नहीं लगता है, क्योंकि उसकी वजह से हार्वेशियस प्लांट भी बहुत सारे प्लांट्स को कंटेन करते हैं और वुडी प्लांट भी बहुत ज्यादा वैरायटी कंटेन करते हैं। तो डाइकॉट को इनको और सिंप्लीफाई करने के लिए ज्यादा ग्रुप्स में डिवाइड करना था, पर इन्होंने ऐसा नहीं किया। फिर आगे देख रहे हैं, द सिस्टम इज नॉट मच यूजफुल फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। ये सिस्टम अगर आप गार्डन में जाते हैं या आप सिंपली कहीं बात करते हैं बॉटनी की क्लासिफिकेशन की, तो ये बहुत ज्यादा जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि इन्होंने नेचुरल कैरेक्टर नहीं लिए थे, इन्होंने फाइलोजेनेटिक और जेनेटिक्स लिए थे। तो इसलिए ये कैरेक्टर्स जो हैं ये एक्सटर्नली दिखाई नहीं देंगे, एक्सटर्नली नहीं दिखाई देंगे तो क्लासिफिकेशन करना मुश्किल होगा। तो ये इनकी डिमेरिट्स। अब इसके बाद आप देख रहे हैं एक क्लासिफिकेशन आपके कोर्स में है एडोल्फ इग्नर का और कार्ल पेंटल का। इन दोनों ने एक क्लासिफिकेशन दिया है। ये जर्मन बॉटनिस्ट थे। इनका ड्यूरेशन देख के लिखा है एडोल्फ इग्नर का 1843 से 1930, मतलब ये अभी 1930 में थे। फिर दूसरा है कार्ल पेंटल, इन्होंने 1849 से लेके 1893 तक काम किया, ये थे जिंदा। ये दोनों जर्मन बॉटनिस्ट हैं। इन्होंने भी नेचुरल प्लांट फैमिलीज का क्लासिफिकेशन किया था। इन्होंने 23 वॉल्यूम्स में पूरा अपना वर्क दिया था। इतना बड़ा वर्क है इनका, 23 वॉल्यूम्स में इनका पूरा वर्क है, और उनको कहते हैं उस वर्क को द नेचुरल प्लांट फैमिलीज। ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये जर्मन में लिखा हुआ है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन है द नेचुरल प्लांट फैमिलीज। अब इन्होंने क्या कहते हैं, एल्गी को भी रखा था अपने क्लासिफिकेशन में, जबकि अभी तक आपने जो भी क्लासिफिकेशन पढ़े हैं उसमें आपने एल्गी नहीं देखी थी। एल्गी को रखा ही नहीं है किसी ने अपने क्लासिफिकेशन में, जबकि एल्गी प्लांट है, ये नोन है, आपने पढ़ा है। एल्गी क्या है, क्लोरोप्लास्ट कंटेन करती है, और जो भी क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है वो प्लांट है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। और एल्गी अपना खाना स्वयं बनाती है, ऑटोट्रॉपिक है, तो ये प्लांट होगा, क्योंकि प्लांट्स भी ऑटोट्रॉपिक होते हैं। तो इससे पहले किसी ने एल्गी को कंसीडर ही नहीं किया था एज अ प्लांट, इन्होंने एल्गी को एज अ प्लांट कंसीडर किया। अब इन्होंने कुछ तो नेचुरल, ज्यादातर इन्होंने नेचुरल कैरेक्टर्स लिए थे, पर फाइलोजेनेटिक सिस्टम भी इन्होंने थोड़े से लिए थे। और इन्होंने पूरी प्लांट फैमिली को 303 पूरे प्लांट ग्रुप को 303 फैमिलीज में डिवाइड किया। तो ये भी आपके कोर्स में है क्लासिफिकेशन। अब इग्नर के बारे में देखिए।
तो इग्नर ने क्या किया था? इग्नर 1844, 1930 एंड प्रेंटल 1849 to 1893 were two German botanists who published their work in the form of a book. इन्होंने किताब के फॉर्म में अपने काम को दिया था, पब्लिश किया था. Igner considered the monocot to be more primitive than dicot. अब देखिए यहाँ बिल्कुल कंट्रास्ट आप देख रहे हैं. अभी तक आपने बेंथम, हुकर और हचिंगसन को पढ़ा था, तो दोनों ने कहा था कि जो मोनोकॉट है वो एडवांस है और डाइकॉट जो है वो प्रिमिटिव है. अब यहाँ क्या है? यहाँ उल्टा है, मोनोकॉट टू बी मोर प्रिमिटिव देन डाइकॉट. बिल्कुल उल्टा हो गया. इन्होंने कहा मोनोकॉट मोर प्रिमिटिव देन डाइकॉट. अब देखिए दोनों क्लासिफिकेशन जब आप पढ़ेंगे तो कितना बड़ा दोनों में डिफरेंस है. इग्नर एंड पेंटल का क्लासिफिकेशन आपके कोर्स में डिटेल में नहीं है, पर आपको पढ़ना है क्योंकि ये कंपैरेटिव स्टडी में आता है. जब आप बेंथम, हुकर, हचिंगसन और इग्नर के क्लासिफिकेशन को पढ़ोगे तो उसकी आप दोनों तीनों की आप कंपैरेटिव स्टडी करोगे. तो कंपैरेटिव स्टडी में ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. फिर आगे देख रहे हैं, इग्नर एंड पेंटल सिस्टम वाज वार्मली अडॉप्टेड बाय अमेरिकन एंड यूरोपियन साइंटिस्ट बट नॉट बाय ब्रिटिश. क्यों? ब्रिटिशर्स के पास अपना क्लासिफिकेशन था. रॉयल बॉटनिक गार्डन में हचिंगसन ने काम किया है, बेंथम, हुकर ने काम किया है, तो उनका अपना दोनों सिस्टम थे, फाइलोजेनेटिक भी था और नेचुरल भी था. तो ब्रिटिशर्स इस क्लासिफिकेशन को नहीं मानते हैं, जबकि अमेरिकन और पूरा का पूरा यूरोपियन साइंटिस्ट, यूरोप में आपका जर्मनी वगैरह सब आता है, तो वो लोग इस क्लासिफिकेशन को मानते हैं. फिर आप देख रहे हैं, दे वर फॉलोइंग बेंथम एंड हुकर सिस्टम इन द लाइट ऑफ मॉडिफिकेशंस प्रोड्यूस्ड बाय बेसिस एंड हचिंगसन. इन्होंने भी देखिए बेस किसको किया था? बेंथम को, हुकर को जो ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, साथ में बॉसी को जिन्होंने नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया है, और हचिंगसन को जिन्होंने फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया. ये सभी ब्रिटिशर हैं. तो इन्होंने भी जो इग्नर एंड पेंटल ने क्लासिफिकेशन दिया है, इन्होंने भी इन ब्रिटिशर्स के क्लासिफिकेशन को बेस बनाया है. अब अकॉर्डिंग टू इग्नर एंड पेंटल, the most primitive plants are wind pollinated and most advanced plants are insect pollinated. अब देखिए ये चीज जो है आप बड़ी इंटरेस्टिंग देख रहे हैं. जहां हम बात कर रहे थे इग्नर कंसिडर्ड मोनोकॉट एंड डाइकॉट, ये सुनने ध्यान से सुनिएगा. अब यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रिमिटिव प्लांट्स आर विंड पॉलिनेटेड. जितने भी प्रिमिटिव प्लांट हुए हैं, जितने भी शुरुआती दौर में प्लांट हुए हैं, तो वो कैसे प्लांट्स हैं? वो ज्यादातर विंड पॉलिनेटेड है. विंड माने हवा से पॉलिनेटेड हुए हैं, और इसको दूसरी तरह से कह सकते हैं सेल्फ पॉलिनेटेड है. इसमें कोई भी रोल किसी वेक्टर का, किसी कैरियर का नहीं है. और इसमें आप देख रहे हैं जो एडवांस प्लांट है उनमें किनका रोल है? इंसेक्ट का. इंसेक्ट्स कहाँ जाते हैं? जहां कलर्स होते हैं, जहां मिठास होती है. जितने भी आप मधुमक्खी की बात करें, भौरे की बात करें, या किसी भी तरह के इंसेक्ट की बात करें, तो इंसेक्ट्स जो होते हैं वो कलरफुल फ्लावर के पास जाते हैं. तो कलरफुल फ्लावर कहाँ मिलते हैं? डाइकॉट में मिलते हैं. तो इंसेक्ट्स कहाँ जाएंगे? डाइकॉट के पास जाएंगे. और डाइकॉट के पास जाएंगे तो डाइकॉट भी एडवांस्ड है और इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट भी एडवांस्ड है. और मोनोकॉट प्रिमिटिव है क्योंकि मोनोकॉट के फ्लावर में कोई कलर नहीं होता है, कोई सुगंध नहीं होती है, तो उनके पास इंसेक्ट नहीं जाते हैं. वो विंड से पॉलिनेट होते हैं, हवा से पॉलिनेट होते हैं. पॉलिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है. अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. अभी आप एम्ब्रियोलॉजी पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे अगर पॉलिनेशन नहीं होता है, पॉलन बनता है एंड्रोशियम में, अगर पॉलन माइग्रेट करके गायनेशियम में नहीं जाता है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता. तो ये चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे. फिर इनका दूसरा आप देख रहे हैं पॉइंट, यूनिसेक्सुअल प्लांट्स आर मोर प्रिमिटिव एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम नंबर ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स आर इंक्रीज्ड.
Bisexual flowers are highly advanced flowers. Bisexual flowers is originated from the unisexual flower. ये भी बिल्कुल कंट्रास्ट है हचिंगसन और बेंथम एंड हुकर का। बेंथम एंड हुकर ने एक क्लास बनाया था एनोमलाई, ऑर्डर बनाया था एनोमल, जिसमें उन्होंने कहा था एनोमलाई में उन्होंने ऐसे प्लांट्स को डाल दिया था, ऐसे कैरेक्टर्स को डाल दिया था जहां पे ना सेपल्स होते हैं, ना पेटल्स होते हैं, ना कंप्लीट फ्लावर होता है। गायनेशियम कई बार एब्सेंट होता है, कई बार एंड्रोशियम एब्सेंट होता है। अगर किसी फ्लावर में सिर्फ गायनेशियम है तो वो कैसा हो गया? वो कैसा हो गया? फीमेल फ्लावर हो गया। अगर गायनेशियम प्रेजेंट है तो वो फीमेल फ्लावर हो गया। अगर किसी फ्लावर में एंड्रोशियम प्रेजेंट है तो वो मेल फ्लावर हो गया। अगर और फीमेल फ्लावर अलग अलग हो गए तो वो क्या कहलाएंगे? यूनिसेक्सुअल। अगर एक ही फ्लावर में दोनों चीजें मिलती हैं, गायनेशियम भी और एंड्रोशियम भी, तो वो बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल, वेरी गुड। तो बाइसेक्सुअल हुआ वो। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर ज्यादातर आप देखते हैं डायकॉट में पाए जाते हैं, क्योंकि एक डायकॉट फ्लावर को आप उठा के देखोगे तो वो कंप्लीट होता है, उसमें कैलिक्स भी होते हैं, करोला भी होते हैं, एंड्रोशियम भी होता है, गायनेशियम भी होता है। तो इनके हिसाब से जो डायकॉट है वो इंसेक्ट पॉलिनेटेड है और वो ज्यादा एडवांस है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स एडवांस होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स एडवांस नहीं होते हैं। जबकि बेंथम हुकर ने और हचिंगसन ने माना था कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स जो होते हैं वो एडवांस होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था कैरेक्टर लॉस्ट होते जाते हैं एवोल्यूशन के दौरान। तो ये चीजें आप देख रहे हैं यहाँ पे। फिर आप आगे देख रहे हैं फ्री सेपल्स, फ्री पेटल्स, फ्री स्टेमन्स एंड कार्पल्स आर द साइन ऑफ प्रिमिटिव प्लांट, वेयर यूनाइटेड इज द साइन ऑफ एडवांस प्लांट। ये तो बिल्कुल सही कैरेक्टर है, क्योंकि ये कैरेक्टर जो है बेंथम हुकर ने भी ऐसे ही दिया था और हचिंगसन ने भी। इन्होंने बेंथम हुकर ने कहा था पॉलीपेटली देन गैमोपेटली। पॉलीपेटली माने पेटल्स फ्री, सेपल्स फ्री, स्टेमन्स फ्री, कार्पल्स फ्री। जब ये फ्री चीजें मिलती हैं तो पॉलीपेटलस कंडीशन, पॉली सेपलस कंडीशन और पॉली एंड्रस कंडीशन, पॉली कार्पस कंडीशन। जब फ्री होते हैं ये सारी की सारी चीजें तो ये जो कैरेक्टर है ये प्रिमिटिव है। तो ये कैरेक्टर जो आप लास्ट वाला देख रहे हैं ये तो दोनों, ये पूरा कैरेक्टर बेंथम हुकर और हचिंगसन को वो कर रहा है, मतलब कह रहा है कि हाँ वो कैरेक्टर सही है, उनको फॉलो कर रहा है। फिर आप देख रहे हैं कुछ कैरेक्टर्स ये भी हैं। अब इसमें तो आप अगर ज्यादातर आपको पढ़ना ही पड़ेगा। कैलिक्सेस आर यूनाइटेड, इट मींस दैट द प्लांट इज प्रिमिटिव। ये तो उन्हीं के एडवांसमेंट हैं, तो ये आप देखेंगे, बाद में पढ़ेंगे। आखिर में हम देखते हैं कि फीमेल फ्लावर इवॉल्व फ्रॉम मेगा स्पोरोफिल एंड मेल फ्लावर इवॉल्व फ्रॉम माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रो मीन्स स्मॉल होता है, स्पोरोफिल मीन्स होता है पत्ती। ऐसी पत्ती जो स्पोर्स को कंटेन करती है उसको कहते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। ऐसी पत्ती जो मेगास्पोरोफिल उसको कहेंगे जो ओवा को कंटेन करती है। इनका मतलब है कि जो पत्तियां हैं वही एडवांस बन करके एंड्रोशियम और गायनेशियम बनाती है। पत्तियों का मॉडिफिकेशन है। अगर आप देखेंगे, आपने जब पढ़ा था टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा में आपने देखा था सोराई बनते हैं, फर्न होते हैं, फर्न की पत्तियां जो होती हैं उनके पीछे ब्लैक ब्लैक लगा रहता है, आपने देखा था। तो जो वो ब्लैक ब्लैक लगा होता है बाद में वो बंद हो जाती है, तो क्या बना देती है? माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल। ये एडवांसमेंट आपने देखा था वहां पे, साल्विया में देखा था, तो नहीं मार्सिलिया में देखा था। मार्सिलिया में आपने ये एडवांसमेंट देखा था। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये कैरेक्टर है फीमेल फ्लावर इवॉल्व फ्रॉम मेगास्पोरोफिल एंड मेल फ्रॉम माइक्रोस्पोरोफिल। क्योंकि मेल स्पोर हमेशा छोटा होता है, ओवा हमेशा बड़ा होता है। पूरे के पूरे प्लांट किंगडम में या एनिमल किंगडम में अगर देखा जाए तो मेगास्पोर हमेशा बड़ा होता है, ओवा हमेशा बड़ा होता है और स्पर्म हमेशा छोटा होता है।
तो इसीलिए इसको माइक्रो कहा जाता है, इसको मेगा कहा जाता है। फिर इन्होंने क्या किया है, मोनोकॉट हैव बीन डिवाइडेड एंड क्लासिफाइड इनटू 11 ऑर्डर, 45 families, and dicot are divided into 44 orders and 261 families. तो ये थोड़ा सा आपने देखा इग्नर एंड पेंट्रल का क्लासिफिकेशन। तो ये जो क्लासिफिकेशन है इसमें आप एक टर्म देख रहे हैं मोनोक्लेमाइडी, आपने पहले पढ़ा था। यहाँ पे आर्किक्लेमाइडी है, यहाँ पे मेटाक्लेमाइडी है। ये मेटाक्लेमाइडी, आर्किक्लेमाइडी, ये सारी चीजें आप लोग, मोनोक्लेमाइडी, ये सारी चीजें आप जब टर्मिनोलॉजी पढ़ाएंगे तो क्लियर होते जाएंगे। अब देखिए टाइम आपका सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, 5-6 मिनट। तो आज आप ये जो क्लासिफिकेशन इग्नर का पढ़ा है, इसमें से अगर कुछ पूछना चाहें या किसी भी आगे पीछे जो भी पूछना चाहें आगे वाले क्लासिफिकेशन से या आज के, तो आप पूछ सकते हैं। फिर कल आपको पढ़ाएंगे हम, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ये वाला आप देख रहे हैं, ये क्लासिफिकेशन है कॉन्ट्रास्ट का, ये भी फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है, ये आपको हम कल पढ़ाएंगे। तो आप कुछ बताइए। हेलो हेलो मैम। हाँ बोलो बेटा। मैम वो आपने ट्रेंडर वाली जो प्लांट्स बताए थे जो पैरेलल जिनका ग्रोथ हुआ था, कहाँ पे? वो डिवोरियन पीरियड से थे, वो डिवोरियन पीरियड से थे या फिर ये हमारे पीरियड से? देखिए डिवोनियन पीरियड और वो पीरियड तो बहुत पुराना पीरियड है। ये पैरेलल इवोल्यूशन हुआ है। डिवोनियन पीरियड वगैरह तो बहुत पुरानी बात आप कर रहे हैं, उस समय तो शुरुआत हुई थी, धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ है ना। जैसे आप बात करोगे तो इवोल्यूशन का तो बहुत लंबा सिलसिला है। अगर एनिमल्स की बात करें तो कार्बोनिफेरस पीरियड था, जब सबसे बड़े डायनासोर्स मिलते थे और बड़े बड़े फर्न मिलते थे। उस जमाने में एंजियोस्पर्म नहीं मिलता। और अगर आप डार्विन की पीरियड की बात करें तो वो भी अभी रिसेंट पीरियड है, बहुत पुराना पीरियड है। डिवोनियन वो तो जो ज्योग्राफिकल स्केल है वो तो कितने अरबों वर्ष, मिलियन और बिलियन ईयर्स पहले की है, वो आज की नहीं है। और उसकी स्टडी अगर हम करते हैं तो कैसे स्टडी करते हैं, हम फॉसिल्स के बेस पे करते हैं। आज की प्रेजेंट वेजिटेशन के बेस पे हम वो स्टडी नहीं कर सकते। आपने फॉसिल प्लांट के बारे में पढ़ा है, आपने राइनिया पढ़ा था। राइनिया वो डिवोनियन पीरियड का है, राइनिया। तो राइनिया तो देखिए कितना प्रिमिटिव है। तो ये डिवोनियन पीरियड, ये तो एडवांस पीरियड है। ये तो 1800-1900 की बात हम कर रहे हैं। जो ये क्लासिफिकेशन है ये 1800-1900 की बात है। और वो जो थे मिलियन ईयर्स एगो वाली बात है। कोई रिजेम्बलेंस है ही नहीं, दोनों को हम जोड़ ही नहीं सकते हैं। पर अगर हम बात करते हैं डिवोनियम कार्बोनिफेरस पीरियड की बात करते हैं तो डिवोनियम में आपने राइनिया पढ़ा था। राइनिया क्या था? टेरिडोफाइटा था, प्रिमिटिव टेरिडोफाइटा, जिसमें खाली उसके फॉसिल्स मिलते हैं। वो भी कहाँ? स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड में थोड़ी सी जगह है जहाँ पे स्कॉटलैंड। तो इसलिए वो पीरियड खाली हम लोग कैरेक्टर्स को जोड़ जोड़ करके, फॉसिल्स को कलेक्ट करके फॉसिल्स की स्टडी करते हैं। और फॉसिल्स की स्टडी के लिए हमें कार्बन डेटिंग करनी पड़ती है। आपको मालूम है एक टर्म है कार्बन डेटिंग। कार्बन में वैसे तो 12 होते हैं ना, कार्बन डेटिंग होती है ना। कार्बन में आपने देखा है 12 होता है, और जो हम यूज करते हैं तो वो उसका वो करते हैं C14 कार्बन डेटिंग करते हैं। रेडियो एक्टिव जो का टाइप है उससे यूज करके हम फॉसिल्स के बारे में एज को डिटरमाइन करते हैं, एज को डिटेक्ट करते हैं। तो उससे फिर हम रिलेट करते हैं प्रेजेंट प्लांट में। आज जो हमारी सराउंडिंग में मिल रहे हैं उनको हम आज की सराउंडिंग में जोड़ करके देखते हैं। वो पीरियड तो बहुत पुराना था, ये तो हम 1800 की बात कर रहे हैं। मेरी क्लासिफिकेशन आपको 1800-1900 वो फॉसिल्स में पढ़ने वाली बात है, ठीक है।